बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्सेज का बिजनेस यूनिट इस्तेमाल करती है, यूज करती है टू रेज इट्स कैपिटल, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको भी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस में कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? ओनरशिप के बेस में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज? ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड मतलब जो कि खुद के फंड्स होते हैं कंपनी के वो, और बोरोड फंड्स जो कंपनी क्या करती है, बोरो करती है बाहर वालों से। तो चलिए पढ़ते हैं ओन फंड क्या होता है। द कैपिटल ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज ओन फंड। वो कैपिटल, वो पैसा जो ओनर का खुद का होता है बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं? ओन फंड। ओन फंड्स कैन बी अरेंज्ड बाय दी फॉलोइंग वेज। जो ओन फंड है उनको किस तरीके से बिजनेस यूनिट अरेंज कर सकती है? by equity shares, by preference shares, by plugging back of profits, retained earning। ये वेज हैं जिसके थ्रू जो कंपनी है वो बिजनेस फाइनेंस अपना ओन बिजनेस फाइनेंस को इशू कर सकती है, या आप बोलिए रेज कर सकती है। तो ये था हमारा ओन फंड जो खुद का पैसा होता है। अब आते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है? उधार मांगा हुआ पैसा। द फाइनेंस विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक इज टर्म्ड एज बोरोड फंड। वो पैसा, वो फाइनेंस जो बिजनेस यूनिट क्या करती है? एज अ लोन की तरह बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये जर्नल पब्लिक से लोन एज अ ऑन अ बेसिस ऑफ लोन उसको लेती है, या इन टर्म ऑफ लोन उसको लेती है पैसे को, उसको क्या कहते हैं? बोरोड फंड। अब जब उन्होंने पैसा लिया है तो बोरोड फंड मतलब उनको कुछ चीज, उसको पब्लिक को या जिससे भी उन्होंने उधार लिया है, लोन लिया है, उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो वो किसके अंडर आता है? हमारा बोरोड फंड के अंदर आता है। एक्सक्लूडिंग द फंड्स रेज्ड बाय ओन फंड। फंड्स जो ओन ये ओन फंड को रेज करने के लिए जोन जोन से वेज यूज होते हैं, अगर उसको छोड़ दे तो बाकी जितने भी बचे हुए वेज है, जितने भी बचे हुए सोर्सेज हैं, वो किसके अंडर आते हैं? हमारे बोरोड फंड्स के अंदर आते हैं। चाहे वो डिबेंचर्स हैं, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे वो कमर्शियल बैंक से लिया गया लोन है, चाहे कुछ भी है, वो सब किसके अंडर आएंगे? वो सब बोरोड फंड के अंडर आएंगे। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे जब फंड्स को डिवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो किस तरीके से रेज किया जाता है? इक्विटी शेयर्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या रिटेन प्रॉफिट के थ्रू, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इन सब को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज शेयर। आपने अकाउंट्स में भी किया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले शेयर क्या होते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो कैपिटल होती है कंपनी की, पूरी कैपिटल, उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर टर्म्ड एज शेयर। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। और इन शेयर्स को बेच के, इन शेयर्स को सेल करके, इन शेयर्स को इशू करके जो कंपनी को फंड्स इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की क्या होती है? खुद की एक नॉमिनल वैल्यू होती है। खुद में ही वो क्या होता है? पैसे वाला होता है कि मेरे पास इतना है कि मेरी वैल्यू इतनी तो होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर इशू कर रही है, कितने में? जिसमें एक शेयर की वैल्यू क्या है? ₹10 है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹10 लाख हो जाएगी। तो जो टोटल शेयर कैपिटल कंपनी के पास आएगी जब वो सारे शेयर्स को सेल कर देगी, बेच देगी, इशू कर देगी, तो वो कितनी होगी? ₹10 लाख। तो दैट ये जो 1000, ये जो 1 लाख है, ये क्या है? हमारे शेयर्स हैं। और ये जो ₹100 है, ₹10 है, वो क्या है? उसकी नॉमिनल वैल्यू। और जो टोटल में मनी इकट्ठा होगा, जो टोटल कैपिटल वो लोग रेज करेंगे, दैट इज ₹10 लाख, वो क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल कहलाएगा। आई होप आपको शेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर को परचेज करता है कंपनी से, उसको क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। शेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। अब शेयर्स को भी क्या कर दिया? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से शेयर्स में? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। इनको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम करेंगे वो होगा इक्विटी शेयर का मीनिंग एंड इट्स
एडवांटेजेस, वो भी सिर्फ हम एडवांटेजेस ब्रीफ में नहीं करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उसको भी डिटेल में करेंगे। तो चलिए, इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय कंपनी। इक्विटी शेयर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू कंपनी यूनिट, बिजनेस यूनिट क्या करती है, अपने कैपिटल को रेज करती है। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उस कंपनी का मालिक है। एंड दस द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ सच शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। और इसीलिए जो कैपिटल, जो पैसा इस इनकी वजह से, इक्विटी शेयर्स की वजह से एक बिजनेस यूनिट रेज करती है या शेयर्स को इशू करने से रेज करती है, उसको क्या कहते हैं? या तो ओनर्स फंड कहते हैं या ओनरशिप कैपिटल भी कहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्री रिक्वेस्ट टू क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ओनर का ही पैसा नहीं लगेगा कंपनी में तो कंपनी कैसे क्रिएट होगी? तो इक्विटी शेयर कैपिटल का होना एक कंपनी की क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। Equity shareholder do not get a fixed dividend but are paid on the basis of earning of the company। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको एक फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन जितना क्या होता है, जितना कंपनी अर्न करती है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका पहले से अरेंज होता है, पहले से डिस्कस होता है, उसके बेसिस पे उनको क्या मिलता है, वो डिविडेंड डिवाइड किया जाता है। दे आर रेफर्ड टू एज रेजिडुअल ओनर। वो क्या कहलाते हैं? रेजिडुअल ओनर। रेजिडुअल ओनर क्या होते हैं? जो बचा कुचा, जो बचता है सबको देने के बाद उसको अपने बीच में बांटते हैं, उनको रेजिडुअल ओनर कहते हैं। रेजिडुअल का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, बचा कुचा। Since they are receive what is left after all the claims of the company income and assets have been settled। क्यों उनको रेजिडुअल ओनर कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको वही पैसा मिलता है जो सबको देने के बाद बच जाता है, उसी को जो ओनर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। दे इंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। उनको अवार्ड भी मिलता है। अब कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उनको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर डिविडेंड अच्छा हुआ है तो उनको रिस्क भी तो उसके लिए बेयर करना पड़ेगा। अगर कुछ लॉस हो जाता है या किसी तरह का घाटा हो जाता है तो उनको क्या होना पड़ेगा, उनको ही वो क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। Their liability is limited to the extent of their capital contributed by them in the company। जो उनकी liability होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही उनकी क्या होगी, लिमिटेड होगी, उनकी liability होगी, उससे एक्सेस में उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे डू हैव राइट टू वोट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट टू वोट होता है, वो मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं कंपनी की। तो ये था मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स की क्या एडवांटेजेस हैं? इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हैं, और एडवांटेजेस टू कंपनी, कंपनी को क्या एडवांटेज होता है। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स क्या होती हैं। टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटी। जो भी इक्विटी शेयर को परचेज करता है उसको मौका मिलता है, उसको चांस मिलता है कि वो उस कंपनी की मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सके। टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। उसको पैसा कमाने का, जो एक इन्वेस्टर होता है उसको पैसा कमाने के भी ज्यादा साधन मिल जाते हैं। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। उसने जो अपना पैसा लगाया है बिजनेस में उस पर उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एडवांटेजेस टू कंपनी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी के लिए एक परमानेंट कैपिटल का सोर्स होता है। नो फिक्स्ड बर्डन। उनके ऊपर कुछ बर्डन नहीं आता कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है उसमें से पैसा बचेगा सबको पे ऑफ करने के बाद, तभी उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर नहीं बचेगा तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। जितना ज्यादा कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे ना, इक्विटी होगी शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स होंगे, उतनी ही ज्यादा कंपनी की क्या होगी, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स को उस पर क्या होगा, भरोसा होगा कि इस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब वो पे ऑफ हमारे को अच्छे से कर देगी। नो नीड ऑफ मोर्टगेज। जितना ज्यादा इक्विटी, कंपनी को बाहर से उधार लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की एडवांटेज, इक्विटी शेयर्स की एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स एंड टू कंपनी। इन सबको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।